मैंने बहुत गंभीर विषय पर आपसे बात करना चाहा और कुछ काम भी आपको देना है। पिछले अभी जो यहाँ समस्या चल रही है कि माइक ठीक नहीं है, टीचर को पता नहीं माइक ठीक है या नहीं है। स्कूल के और लोगों को भी नहीं पता है कि माइक ठीक है या नहीं है। ये स्कूल की समस्या है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। ऐसे ही बच्चे पढ़ने ज़रूर आते हैं, लेकिन बच्चे पढ़ने में कैसे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता है। आपको सिर्फ इतना पता है कि फीस मांगते हैं तो ज़्यादा कड़ाई करते हैं। कभी कभी बच्चों को कोई टीचर मार देता है तो वो आपको पता चल जाता है, आप कंप्लेंट करने आते हैं। लेकिन कभी आपको ये नहीं पता चलता कि एक क्लास को संभालने में टीचर को प्रॉब्लम क्या आती है। इसलिए कि कभी भी आप टीचर को ध्यान में रखकर कोई चीज़ नहीं सोचते, सिर्फ अपने बारे में या ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं। ऐसे ही टीचर भी अपने बारे में सोचता है ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं ठीक से पढ़ा रहा हूँ, मेरा तो पोर्शन पूरा है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि क्या क्लास के सारे बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें वो प्रसन्न हो जाता है। ये टीचर की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम बताइए। ऐसे बच्चों की भी प्रॉब्लम है कि खास करके 9th-10th के जैसे पेरेंट्स आप बैठे हैं, आपके बच्चे 14 से 16-17 साल के बीच हैं। ये जीवन का वो उम्र है जिसमें शरीर में बहुत कुछ परिवर्तन होता है जो आंखों से दिखाई देता है। इसी तरह हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में भी बहुत कुछ परिवर्तन होता है जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन माँ बाप अगर ध्यान से गौर करें अपने बच्चे पर, लड़के पर या लड़की पर, तो वो अंतर भी आपको दिखाई देगा। और अगर आप गौर नहीं करेंगे तो इसी उम्र में सच्ची बात तो ये है कि ज़्यादातर बच्चों का भविष्य जो है निर्मित होता है। उसका स्वभाव कैसा होगा पूरे जीवन भर इसी उम्र में लगभग निर्मित होता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंसान का जो शरीर है वो भी लगभग 20-22 साल तक हाइट वगैरह बढ़ती रहती है, लेकिन जो दिमाग है इसको पूरी तरह विकसित होने में 25 साल लगते हैं। 25 साल तक आप किसी बच्चे को ये नहीं कह सकते कि उसका दिमाग पूर्ण विकसित हो गया है। उसका नया नया उसके अंदर कुछ बन रहा है, अभी भी प्रोसेस भीतर चल रहा है। तो इस तरह से जिस उम्र में आपके बच्चे हैं, ये बहुत संवेदनशील उम्र है। इस समय उसमें बहुत प्रेम की भी भावना रहती है, बहुत भावुक भी होता है, और इसी उम्र में वो बहुत गुस्से में भी होता है। उतने ही अनुपात में जहाँ उसको गुस्सा निकालने का मौका मिलता है या ऐसा अवसर आया कि गुस्सा आने की बात है तो उसको भयानक गुस्सा आता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और ऐसे ही प्रेम भी उसे आता है। इसी उम्र में वो दूसरे सेक्स के प्रति, लड़का है तो लड़की के प्रति, लड़की है तो लड़के के प्रति आकर्षित होगा। ये नेचुरल है, इसमें किसी का चरित्र अच्छा और बुरा नहीं होता, कोई कैरेक्टर लेस नहीं होता और कोई कैरेक्टर से भरा नहीं होता। ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जो दिमाग में चल रही है। आप लोग जो सामने बैठे इस उम्र से गुजरे हैं, याद नहीं होगा वो अलग बात है। किसी किसी को ठीक से याद करेंगे, चिंतन करेंगे तो याद भी आ जाएगा। तो इस उम्र में पेरेंट्स की, टीचर की, बच्चे की, सबकी बहुत जिम्मेदारी होती है और समाज की भी। आजकल आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, यहाँ तक कि मर्डर भी कर रहे हैं दूसरे का। कुछ दिनों पहले किसी स्कूल में इस तरह की घटना आई थी। वैसी घटनाओं पे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि इस उम्र में बच्चे किसी की जान ले सकते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, आप लोग बहुत सारे वीडियो इस तरह के देखते हैं कि मोबाइल माँ ने नहीं दिया तो उसका सर फोड़ दिया,
गेम खेल रहा था, हार गया तो घर छोड़ के चला गया। तो इस समय हम लोगों को बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है। आपका सौभाग्य है, इसकी क्रेडिट स्कूल ले सकता है कि हमने पिछले 2-3 साल से खास करके, वैसे तो जब से अपना स्कूल चल रहा है तब से स्कूल की कोशिश रहती है कि आपके बच्चों को हम अच्छा इंसान बनाएं। आने वाले भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए बहुत कुछ वो करेंगे, नई नई डिग्रियां आ जाएंगी, नई नई कोर्स आएंगे, वो भी करेंगे। वो सब होता रहेगा, बहुत सरल है, वो सब कोई कठिन काम अब रहा भी नहीं। कठिन है इस ज़माने में अच्छा इंसान बनना, और जब अच्छे इंसान बनेंगे तो वो अच्छे पुत्र भी बनेंगे, अच्छे पति भी बनेंगे और अच्छे पिता भी बनेंगे। ऐसे कोई लड़की है तो अच्छी बेटी बनेगी, अच्छी बहू बनेगी, अच्छी माँ भी बनेगी। तो ये सब मेरे दिमाग में कई सालों से चल रहा था। इत्तेफाक से मई महीने में मुझे किसी से मुलाकात हुई। सोच तो रहा था 2-3 साल से, एक कल्याण वेस्ट में डॉक्टर तांबे, उनसे मैंने 1-2 बार बात भी की, लेकिन वो बात बीच में रह गई। तो मई महीने में मुझे एक डॉक्टर बलवीर नाम के व्यक्ति मिले, जो 30 साल तक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में काम किए हैं। इसी विषय पर उन्होंने वहाँ पर काम किया है। तो ये जो कार्यक्रम हम शुरू किए हैं, ये 3 साल चलने वाला कार्यक्रम है। कितनी मेहनत का है। जो अभी आपने थोड़ा मुझे गुस्सा होते देखा, उसका कारण क्या वो भी आपको बताना चाहूँगा। 3 साल का कोई कार्यक्रम हमने दिमाग में रखा है, 3 साल करना है, हर महीने करना है, और मुझे तो हर दिन करना है 3 साल तक। ध्यान से सुनिएगा। और उसमें लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, ये भी मुझे पता है, लेकिन मुझे खुद पर कंट्रोल करना है। जैसे मुझे गुस्सा आया, वो नहीं आना चाहिए था, लेकिन इंसान हूँ, अभी आ रहा है, हो सकता है भविष्य में कम हो जाए या ना भी आए, दावा नहीं कर सकता। प्रेम और क्रोध, ये 2 चीज़ ऐसी है कि कोई दावा कर रहा है तो वो या तो प्रेम नहीं जानता या तो क्रोध नहीं जानता। अगर जानेगा तो वो दावा नहीं कर सकता कि मुझे गुस्सा नहीं आएगा। ऐसे ही प्रेम भी किसी पर आ सकता है, इसका भी कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं किसी से प्रेम नहीं करूँगा। वो व्यक्ति हो, सामान हो, कोई देश हो, कोई जगह हो, कभी भी ये भावनाएं हैं, हो सकती हैं। 3 साल में हम करेंगे क्या, 8, 9, 10 के बच्चों को हमने सेलेक्ट किया है, जिसमें 13 साल से 17 साल तक के बच्चे हैं, जिसको आप किशोर बच्चे कहते हैं, टीन एज बोलते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको आप बच्चा नहीं कह सकते, इनको आप जवान भी नहीं कह सकते, इसी को किशोर उम्र कहा गया है। ना बच्चा है ना जवान है। जब भी संधि काल होता है वो बहुत नाजुक होता है। जहाँ जहाँ भी बीच है, जैसे दिन और रात के बीच में जो शाम होती है, पहले के ज़माने में गोधूल बेला बोलते थे। उस समय लोग भोजन नहीं करते, बहुत सावधानी से रहते हैं। अंधेरा हो जाने पे रात हो गई, सूरज डूब रहा है, और डूबने और अंधेरा होने के बीच में जो आधे घंटे का टाइम होता है संधि काल, उस समय आदमी बहुत सावधान रहता है। शरीर का जो सबसे बीच का भाग है, सबसे नाजुक भाग है आपके शरीर का, वहीं पर छोटे से हमले से आपकी जान जा सकती है। वहीं से हम सबका जन्म भी होता है। जो भी संधि काल की जगह है, बीच की जगह है, कहीं पर भी हो, पैर का घुटना हो, हाथ की ये कोहनी हो, मुंह में नाक हो, होंठ हो, जो भी बीच में है, ये दिमाग में एक दार्शनिक भाषा में समझ लो, वो सब बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जवान होने और बच्चे के बीच की जो उम्र है वो टीनेज है, किशोर अवस्था है। तो इन लोगों को मैंने सेलेक्ट किया कि 8वीं 9वीं 10वीं बच्चों को हम लोग एक रिसर्च करेंगे, इनकी परेशानियों को जानेंगे, इनके पेरेंट्स के बारे में जानेंगे, और एक पूरा रिसर्च होगा 3 साल का। उससे जो हम सीखेंगे, आप भी सीखेंगे, बच्चे भी सीखेंगे, और मेरा जो प्रयोग चल रहा है वो आप पर भी चल रहा है, बच्चों पर भी चल रहा है, टीचर पर भी चल रहा है, और मुझ पर स्वयं पर भी चल रहा है। इसमें कोई फेल होगा, कोई पास होगा, ऐसा कुछ नहीं है।
इसमें सिर्फ इतना है, क्या सही है वो जानना है। फेल और पास होने जैसा इसमें कुछ नहीं है कि कोई पास हो जाएगा कोई फेल हो जाएगा। सिर्फ हमें जानना है कि सच्चाई क्या। अब आगे जब बात बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो हमने इसमें डॉक्टर बलबीर की मदद ले रहे हैं। एक बार आपसे मीटिंग भी उनकी करवाई है, फिर करवाऊंगा बाद में कभी। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले बच्चों को 22-24 प्रश्न दिए। उसमें भी देखिए, जैसे आप हैं ऐसे आपके बच्चे हैं। 220-30 बच्चे हैं 8, 9, 10th में मिला के। 129 बच्चों ने खाली वो फॉर्म पे भर कर दिया। सच्चाई ये कि सारे बच्चों को पेपर दिया गया था, सबने दिया नहीं। वहाँ पर बच्चों ने गैर जिम्मेदारी से काम किया। ये तो बच्चों की गैर जिम्मेदारी, अब टीचर की गैर जिम्मेदारी बता रहा हूँ। ये लोग चाहते तो जबरदस्ती करके सारे बच्चों का फॉर्म कलेक्ट करते और मुझे देते। इन्होंने भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं बच्चों को भी शामिल कर रहा हूँ, टीचर्स को भी, आपको भी और खुद को भी। अब फिर वही सवाल आ रहा है कि 230 पेरेंट्स हैं, उसमें से यहाँ 35 लोग 30 लोग हैं खाली, 230 में से 30 लोग हैं। तो प्रयोग करेंगे तो सफल नहीं होगा, सही आंकड़ा नहीं आएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो दूसरे पेरेंट्स हैं उनको बोलिएगा कि एक फॉर्म स्कूल में मिल रहा है, उसमें क्या है आगे मैं बताऊंगा, उसको आपको सबको लेकर स्कूल से आना है। बच्चों को नहीं देंगे, बच्चों को दे देंगे तो वो खुद ही अपने मन से कुछ भी करके टीचर को दे देंगे। और मुझे पूरा यकीन है टीचर भी इतनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा कि एक एक बच्चे से क्लियर करे कि पेरेंट्स ने किया है या तुमने किया है। मैंने क्या कहा कि मैं जो प्रयोग कर रहा हूँ इसमें मेरा खुद का भी टेस्ट हो रहा है, टीचर्स का भी हो रहा है, बच्चों का भी हो रहा है, आपका भी होगा। इसमें ईमानदारी बरतनी होगी। मैं अपनी टीचर्स की कमियां छुपाऊंगा नहीं, अपनी स्वयं की भी नहीं छुपाऊंगा, आपको भी नहीं छुपाना है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, पूरी बीमारी ठीक से नहीं बताते हैं तो दुनिया का अच्छा से अच्छा डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता, या करेगा तो आपको ठीक आराम नहीं आएगा। तो हमने बच्चों को 22-24 प्रश्न दिए थे 2 महीना पहले। उसमें किसी बच्चे को अपना नाम नहीं लिखना था, किसी बच्चे को अपना रोल नंबर नहीं लिखना था, सिर्फ प्रश्न थे, उसके आगे टिक करना था, 1, 2, 3 ऐसे लिखना था। बच्चों ने भेजा, उसके बाद डॉक्टर बलबीर ने उसका एनालिसिस किया है। उस एनालिसिस में जो हमने पाया है कि आपके बच्चों की हालत क्या है, वो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। अब बहुत शॉर्ट में ये सब मैं कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो बन जाए। तो आप लोग जो पेरेंट्स नहीं आए हैं, मेरा जो चैनल है डॉक्टर रमाकांत क्षितिज, आओ मिल के चले, उस पर जाकर इस वीडियो को पेरेंट्स भी देख सके। आपका पड़ोसी भी देखेगा तो अच्छी बात है। इस वीडियो को आप अपने रिश्तेदारों को भी दिखा सकते हैं, खास करके वो रिश्तेदार जिनके बच्चों की उम्र 12 साल से 18 साल के बीच है। अब मैं जो आपको बताऊंगा ये पिछले 2 महीने की मेहनत का परिणाम है, जो रिजल्ट हमारे पास आया है। रिजल्ट जब कहूँ तो फिर ध्यान रखना, कभी दिमाग में पास फेल की बात नहीं लाना। रिजल्ट यानी परिणाम सिर्फ है, कोई पास नहीं है, कोई फेल नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को बीमारी हो गई तो आप क्या कहते हैं, ये फेल हो गया, हो गई हो गई। किसी व्यक्ति को बीमारी नहीं है तो क्या बोलते हैं, पास हो गया, नहीं हुई नहीं हुई। तो ऐसे ही कोई बच्चे में बहुत गुस्सा है तो उसको आप बुरा नहीं कह सकते। कोई बच्चा है जिद्दी है तो उसको आप बुरा नहीं कह सकते। आपको करना क्या है, गुस्सा इतना क्यों है ये पता करना है, इतना जिद्दी क्यों है ये पता करना है, और वो कैसे ठीक हो सकता है इस पर काम करना है। जिद्दी है तो आपको भी जिद्दी नहीं हो जाना है। अक्सर माएँ ऐसा करती हैं, पिता भी करते हैं, मैं भी कभी करता था, अभी भी कभी कभी करता हूँ। तो इससे हमें बचना है। हमने क्या किया था, मुख्य 3 बातें, उस जो पेपर थे उसमें जो सवाल थे वो सवाल सीधे नहीं रहते, उल्टे सवाल रहते, लेकिन उत्तर जिसे चाहिए वो समझ जाता है। तो हमने 3 चीज़ें उसमें पता करने की कोशिश की थी कि बच्चों की मानसिक समस्याएं क्या हैं, मेंटल प्रॉब्लम क्या है, और जो रिलेशन है मम्मी पापा से, दोस्तों से, क्लास में, सोसाइटी में, उसको लेकर उनके सामने क्या प्रॉब्लम है, वो एक सवाल था। और एक चीज़ और हम उनके बारे में जानना चाहते थे कि
अपने बारे में वो क्या सोचते हैं, अपने को लेकर कितने चिंतित हैं या क्या उनके मन में चल रहा है। तो ये मुख्य 3 बिंदु थे, 3 विषय पर हमें उनसे पता करना था सवालों के जरिए। मुख्य रूप से 6 तरह से, इसको 3 को हमने बाद में 6 में डिवाइड किया कि और ब्रीफ में हो जाए तो कैसे पता चले कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है। जैसे कितने ऐसे बच्चे जिनके ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर लेते हैं, रहता है नहीं, लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं होमवर्क मिल गया तो रात को भी जाकर लिख रहे हैं, कुछ बच्चे हैं शाम को लिखे, सुबह जल्दी उठ गए आराम से लिखे, आराम से सब काम कर रहे हैं, टेंशन में नहीं दिख रहे। कुछ बच्चे ऐसे जो तुरंत करना है तो बहुत टेंशन में है, उनको पूरा ही करना है। इसको बोल रहा हूँ एजुकेशन का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर। ये हमें जानना था और साथ ही जानना था क्या इसकी उनको चिंता है। दूसरा जानना था उनकी फीलिंग्स के बारे में, उसको लेकर क्या वो बहुत चिंतित हैं। फीलिंग्स मतलब जैसे है माँ के प्रति उनका संबंध क्या है, पिता के प्रति क्या संबंध है, भाई बहन के प्रति क्या संबंध है, उसको लेकर क्या वो दबाव में रहते हैं कि ये भाई को ज़्यादा मानती है, ये बहन को ज़्यादा मानती है, मुझे मम्मी कम ध्यान देती या पापा कम ध्यान देते हैं, उसके लिए कपड़ा आता है मेरे लिए नहीं आता। इस तरह का उसके दिमाग में कोई प्रेशर चल रहा है क्या? ये सब सवाल हमने बच्चों से नहीं किया था, सवाल हमने कुछ और किया था, लेकिन उन सवालों से इन प्रश्नों का उत्तर मिल गया। वो इस तरह के सवाल थे, मैंने कहा ना 30 साल जिस व्यक्ति ने काम किया है इस तरह के सवाल बनाए थे। अभी मैं ऐसे आपसे पूछूं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं आप लोगों को टेंशन है? आप बोलेंगे कोई टेंशन नहीं है, आप झूठ बोलेंगे, सबको ही टेंशन है। आपको पूछो आपको अपने बच्चों को लेकर टेंशन है? तो अगर घर का कोई व्यक्ति होगा तो आप नहीं बोलेंगे, स्कूल में हो सकता है बोल दे टेंशन है, लेकिन अगर देवरानी जेठानी होगी तो बोलेंगे नहीं है। इसलिए उसके सामने छुपाना है, नहीं बताना है। तो इस तरह से हमने सवाल बनाए कि अगर इस तरह पूछते तो बच्चे भी नहीं बताते। सवाल इस तरह के थे कि जो उत्तर हमें चाहिए वो हमें मिल गए। फिर एक सवाल था उसमें कि सोशल प्रेशर है क्या? पड़ोसी जैसे है, बच्चे का नंबर कम ज़्यादा आया तो पड़ोसी भी पूछता है तुम्हारे बेटे का कितना नंबर आया, बेटी का कितना आया, मौसी पूछती है, बुआ पूछती है। तो कुछ बच्चों को इस बात का भी प्रेशर रहता है कि जो नंबर आएगा मम्मी पापा का तो है ही, पड़ोसी क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। एक और होता है जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे, रूम नंबर 24 में कोई टीचर है तो वो ध्यान दे। जो साथ पढ़ने वाले बच्चे उनका भी प्रेशर होता है, जिसके साथ वो बेंच पे बैठता है। ऐसे तो अपने स्कूल में बेंच बदली होती रहती है हर दिन, लेकिन कभी कभी बच्चे आपस में खुद ही एक दूसरे से कंपटीशन बना लेते हैं कि उस लड़की से मेरा नंबर ज़्यादा आना चाहिए, या कोई लड़का है किसी लड़के को बना लेता है खुद से ही कि मेरा उससे कम ना हो, बाकी चाहे जिससे जो भी हो। तो इस बात का प्रेशर कितने बच्चों पे है, बच्चों के परिवार का वातावरण कैसा है, ये हमें सवालों से उत्तर अपने आप मिल गया है। फिर आखिरी में वो बच्चा अपने आप को लेकर बहुत प्रेशर में रहता है क्या? जैसे लड़कों को ईगो रहता है कि कोई लड़की का काम उनको बोल दो, घर में झाड़ू मारने बोल दिया मम्मी ने, तो उसके दिमाग में रहता है मैं लड़का हूँ झाड़ू कैसे मारूँ। बर्तन धोने बोल दिया तो उसको दिमाग में रहता है मैं लड़का हूँ तो बर्तन कैसे धोऊँ। ये आत्म छवि की बात है। किसी के सामने डांट दिया तो उसको गुस्सा आता, अकेले में डांट दिया नहीं आता, इसको आत्म छवि बोलते हैं, अपने बारे में वो सोचता है। लड़कियों का यही हाल है, सुबह जब आती हैं, स्कूल आ रही हैं, कोई घूमने नहीं जा रही, फिर भी 2 बार 3 बार शीशे के सामने जा रही हैं। कोई लड़की 1 बार भी नहीं जाएगी, कोई 5 बार भी जाएगी। तो ये ऐसा क्यों कर रही है, उसको मैं कैसी दिख रही हूँ इस बात की चिंता है। ये भी प्रेशर होता है। जिस दिन उसको लगता है कि मैं आज ठीक ठाक नहीं लग रही हूँ, मेरे बाल ठीक नहीं, मेरा कपड़ा ठीक नहीं, उस दिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ये बहुत बारीक बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो किसी स्कूल में 1.5-2 लाख रुपए की फीस देते हो वहाँ ये सब चीज़ें शायद कहीं कहीं होती हो। अपने यहाँ ऐसे नॉर्मल स्कूल में जहाँ इतनी कम फीस है, वहाँ पर इतनी बारीकी, इतना रिसर्च, वो भी बिना पैसे के, कोई अपनी जेब से करे, अपना दिमाग खपाए, और वो भी ऐसे माहौल में जहाँ पेरेंट्स भी हेल्प नहीं कर रहे, टीचर भी नहीं कर रहे, बच्चे भी नहीं कर रहे, तो बड़ा कठिन काम है। लेकिन ये करने में इसलिए और भी मज़ा आ रहा है कि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हमें जो परिणाम आया उसकी चर्चा करूँगा मैं। अब जैसे हमने ये देखा कि बच्चे जो हमारे पास टोटल 8, 9, 10th में हैं, कितने बच्चे हैं जो नेगेटिव सोचते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी
52% बच्चे नेगेटिव सोचते हैं, हर बात में नहीं होगा। उससे कहोगे ये काम कर लोगे, नहीं कर पाऊंगा, इतना नंबर लाओगे, नहीं आएगा, आज स्कूल जाओगे, ना जाता तो अच्छा था, ये काम करोगे, नहीं करूंगा। 52% का मतलब है आधे बच्चों से ज़्यादा बच्चे हर बात में नकारात्मक हैं। ये अच्छा रिजल्ट नहीं है। और ये अभी आगे और भी बताऊंगा कि ये हमारे देश में इसका क्या परसेंटेज है, एशिया में क्या परसेंटेज है, पूरी दुनिया में क्या है। मैंने कहा ना कि जो हम काम कर रहे हैं सच में बहुत बड़ा काम है। आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा कुछ मिल रहा है, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं। ले तो अच्छी बात है। 34% बच्चे ऐसे हैं इतने बच्चों में, 34 का मतलब हर तीसरा बच्चा जो टेंशन में है बहुत ज़्यादा, जिसको काउंसलिंग की ज़रूरत है कि उसके माता पिता, लड़का या लड़की कोई भी, जब लड़का बच्चा बोलूँ तो उसमें आप दोनों करिए, वो लोग प्रेशर में रहते हैं, हमेशा तनाव में रहते हैं पढ़ाई को लेकर। आप उनको फील भी करते होंगे, जब स्कूल बंद रहता होगा 2-4 दिन तो वो खुश रहते होंगे ज़्यादा, स्कूल आना है तो वो तनाव में रहते हैं। ऐसे बच्चों की संख्या 34% का मतलब होता है हर तीसरा बच्चा टेंशन में है। अपने स्कूल की बात बता रहा हूँ, फिर दुनिया की बताऊंगा। 29% बच्चे ऐसे हैं जिनको पड़ोसियों की भी चिंता रहती है कि पड़ोसी क्या बोलेगा, मामा क्या बोलेंगे, चाचा क्या बोलेंगे, दादाजी क्या बोलेंगे। जो उनके साथ रहते तो नहीं, घर में कहीं बाहर हैं, लेकिन उनका भी टेंशन उन बच्चों को रहता है। सामाजिक दबाव, ओवरऑल जब हम निकालते हैं प्रेशर कितने % बच्चों पे, तो 37% बच्चे ऐसे हैं जो टेंशन में रहते हैं। आपको लगते हैं बच्चे, इनको क्या टेंशन है, मजे कर रहे हैं, खाली पढ़ना ही है, खाना है, ये आपको लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। लगभग हर तीसरा बच्चा टेंशन में है और ज़्यादा टेंशन में है। ये चिंता की बात है और ये टेंशन ही उसके गुस्से का कारण है। और ये टेंशन कभी कभी एक चीज़ का और कारण बनता है कि वो किसी और की ओर खिंचता है। लड़का है तो लड़की की ओर खिंच जाएगा, लड़की है तो लड़कों की तरफ खिंच जाएगी। जब आदमी आप चिंता में हो, कोई परेशानी में हो, उस समय कोई आए आपसे झूठी दिलासा देकर ही बात करे, भले वो नाटक ही करे, लेकिन आपको लगता है कि यही एक आदमी है जो मेरी फिक्र करता है, और सब तो मेरी फिक्र नहीं करते, जबकि करते बहुत लोग हैं। लेकिन चूंकि कोई व्यक्त नहीं कर रहा है, हर आदमी अपने अपने काम में लगा है, तो जब ऐसी उम्र में किसी लड़के को कोई लड़की लाइफ में आती है, उस तरफ वो खिंचता है, लड़की लड़के की तरफ खिंचती है। तो इस उम्र में जो हम लोग बोलते हैं क्यों ऐसा होता है, एक दूसरे की तरफ क्यों चले जा रहे हैं, तो एक रीज़न ये भी होता है कि उसके आसपास जो लोग हैं उसको लगता है कि ये लोग मेरा ख्याल नहीं रख रहे हैं। उसको लगता है आप नहीं रख रहे हैं, ये सच्चाई नहीं है। आप 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, कोई दिन भर उसके स्कूल छोड़ रहा है, ला रहा है, ले जा रहा है, दुनिया भर का काम कर रहा है, लेकिन इसको वो उस उम्र में फील नहीं करता। तो उसको लगता है कि मेरी मम्मी मेरी चिंता नहीं करती, मेरे पापा मेरी चिंता नहीं करते। जब मैं स्कूल जाती हूँ, भले एक टपोरी लड़का कहीं सड़क पे खड़ा है, आते समय भी खड़ा मिला, लौटते समय भी खड़ा मिला, उसको लगता है यही मुझे प्यार करता है, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान यही लड़का है। ऐसे कोई लड़के को कोई लड़की लग सकती है। और इस उम्र में ये सब जब होता है, तो मैं भी कह सकता हूँ लगभग 30% बच्चे 10वीं में ही इन सब चीज़ों की वजह से पढ़ाई में बर्बाद हो जाते हैं। 8वीं से 10वीं के बीच में 30%, बहुत लग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको अपने अपने क्लास याद करो। 9th 10th में हर क्लास में 2-4 बच्चे इसी सब में बर्बाद हो जाते हैं। 8th 9th 10th पहुँचते पहुँचते लड़के लड़की के चक्कर में, अच्छे अच्छे बच्चे। ये सब बातें जो मैं बता रहा हूँ कोई मनगढ़ंत नहीं है, सब लिखा पढ़ी की बातें कर रहा हूँ। 17% बच्चे, 17% बच्चे ऐसे हैं जो अपने दोस्तों से सकारात्मक रहते हैं, उनको कोई उनसे प्रॉब्लम नहीं है। बाकी और बच्चों को दूसरे बच्चों से ही प्रॉब्लम रहती है। ये भी नंबर बहुत बड़ा है। 8वीं के जो बच्चे हैं उसमें सबसे ज़्यादा एक दूसरे को परेशान करने की क्षमता है। मैंने कहा ना टीन एज वहीं शुरू होता है, किशोरावस्था 7वीं 8वीं में, तो वहाँ पर उनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश है, एक दूसरे को तंग करना, लड़का हो या लड़की हो।
9th 10th जाते जाते थोड़ा वो समझदार हो जाते हैं पहले से। तो 8वीं में जो हमने सवाल दिए थे उससे ये निष्कर्ष निकला है कि बच्चे एक दूसरे को तकलीफ भी देते हैं। तकलीफ से मतलब मारा मारी से नहीं होता, उसका पेन ले लेना या थोड़ा सा कोनी मार देना, या तेरा सर आगे आ रहा है, सर पढ़ा रहे हैं, जबरदस्ती बोलना आ नहीं रहा है, इस तरह की घटनाएं 8th में ज़्यादा होती हैं। यही बच्चे जब 10th में जाते हैं, जो अपने यहाँ 10th में हैं, 8th में एक दूसरे से बहुत तगड़ी यारी रहती है। आप भी अपने बच्चों का वाच करना, 3 साल का ये कार्यक्रम चल रहा है। 8वीं में जिस बच्चे को अपना अच्छा दोस्त या अच्छी सहेली कहता है, 10वीं जाते जाते उसमें से आधे दोस्त और आधी सहेली पर विश्वास करना कम कर देता है। विश्वास की कमी आ जाती है 10th में जाते जाते, ये भी अच्छी बात नहीं है। 27% बच्चे ऐसे हैं जिनके ऊपर माँ बाप का दबाव है, कि पीछे पड़े रहते हैं माँ बाप, ये कर वो कर, ऐसे कर वैसे कर, उनकी बातों से लग रहा है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव बात भी है कि लगभग इतने ही प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो इस बात का दबाव भी लेते हैं कि मेरे मम्मी पापा जो मुझसे चाहते हैं कि इतना नंबर मुझे आना चाहिए, इस तरह से मैं रहूं, इस तरह से मैं बात करूं, मैं उतना कर नहीं पा रहा हूं। इसको पॉजिटिव आप लीजिए, इस बात को। एक पक्ष ये भी है कि उनको, जैसे आपको चिंता है कि मेरा बच्चा कुछ अच्छा बन जाए, ऐसे 27% बच्चों को इस बात की चिंता रहती है कि मेरी मम्मी या मेरे पापा जितना मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, नहीं कर पा रहा हूं, इस बात की उन्हें चिंता रहती है। दुख नहीं रहता, चिंता रहती है। तो ये बहुत अच्छा नंबर है और बहुत अच्छी बात है। दूसरा, लगभग 41% बच्चे, मतलब लगभग आधा ही पकड़ लो, जिनको अपनी बहुत चिंता है। आपके ज़माने में नहीं था, हमारे आपके समय में और इन बच्चों में यही फ़र्क आया है। आप जब बच्चे थे तो आपका ईगो नहीं था कि मुझे किसी के सामने क्यों मारा, किसी के सामने क्यों डांटा, मैं कैसा दिख रहा हूँ या मैं कैसे दिख रही हूँ, मेरा कपड़ा कैसा है, ये चिंता आपको नहीं था इस उम्र में। इन बच्चों को है 40%, 41% को। और इसमें बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया का है। वो भी हमें समझ में आया उन प्रश्नों से कि सोशल मीडिया, टीवी, सीरियल, वेब सीरीज जो भी बच्चे देखते हैं, उससे ये सब भावनाएं उनके मन में ज़्यादा बढ़ रही हैं कि उनको चिंता हो रही है अपने को लेकर। अब मैं जैसे आपसे कह रहा था कि ये सब जो हुआ है कितना प्रतिशत है, तो जैसे जो हमने ये निकाला है पूरा रिजल्ट, हमारे स्कूल में जैसे तनाव है, तो मैंने शुरू में बताया कि लगभग टोटल जो भी टेंशन है, 37% बच्चे टेंशन में रहते हैं। जब पूरी दुनिया से इसकी तुलना करते हैं, ये सब दुनिया के बड़े बड़े देशों में ये सब होता है, तो वहाँ का जो रिजल्ट है वहाँ 30 से 40% है। इसका हमारा भी 37 है, तो मतलब लगभग उसी लेवल पे आ गया। हम लोग सोचते हैं कि इंडिया पिछड़ा देश है या यहाँ सुविधाएं नहीं है, अमेरिका इंग्लैंड के बच्चे कुछ अलग होते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे 30 से 40% टेंशन में बच्चे हैं, हमारे 37 है, मतलब वही हो गया। और भारत में जहाँ तक सवाल है, पूरे ओवरऑल भारत में तो 25 से 35% बच्चे टेंशन में रहते हैं। इसका मतलब हमारे स्कूल के बच्चे उससे 2% ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। दूसरा, एजुकेशन का जो दबाव है, जो मैंने शुरू में बताया कि पढ़ाई का प्रेशर, हमारे स्कूल में 48% है, पूरी दुनिया में ये 35% है, 25 से 35%। इसका मतलब इंडिया में बच्चे पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा ले रहे हैं। उसका रीज़न माँ बाप का है। माँ बाप उनको समझाने के बजाय प्रेशर से पढ़ने के लिए कह रहे हैं। फॉरेन में थोड़ा सा इसमें सुधार आया है, वहाँ के पेरेंट्स थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोगों से संख्या में ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो इस वजह से हो सकता है इसमें अंतर आ रहा है। और जहाँ तक पूरे देश का सवाल है, पूरे देश में 40 से 60% बच्चे जो हैं पढ़ाई के बहुत टेंशन में रहते हैं। उस हिसाब से अपने स्कूल का रिजल्ट अच्छा है कि 48% बच्चे हैं, बाकी देश का 60% तक है कि लगभग 100 में 60 बच्चे बहुत टेंशन में रहते हैं पढ़ाई को लेकर। दूसरा, मैंने जो बोला डिप्रेशन, टेंशन एक अलग है, टेंशन तक ठीक है, उसके बाद हो जाता है कि उसको लेकर डिप्रेस होना, अवसाद में जाना।
अपने स्कूल में 34% बच्चे हैं जो टेंशन में रहते हैं। पूरी दुनिया से जब उसकी तुलना करते हैं तो पूरी दुनिया में 29 से 35% बच्चे हैं जो टेंशन में रहते हैं, तो लगभग उतना ही हो गया है। और भारत में भी 25 से 35% बच्चे पूरे देश का जो है, जो कुछ सरकारी आंकड़े सरकार के पास होंगे वो 35% का है। इसी तरह बगल वाले बच्चे से, साथ पढ़ने वाले बच्चों से जो थोड़ी प्रॉब्लम है, अपने स्कूल में 17% बच्चों को है, 83% बच्चों को नहीं है, तो ये अच्छी बात है। जहाँ तक इंटरनेशनल लेवल का है, इसमें 15 से 20% है, मतलब दुनिया के और देशों में एक बच्चे दूसरे बच्चों को ज़्यादा परेशान करते हैं अपने देश की अपेक्षा। और अगर मैं अपने देश से तुलना करूँ तो अपने देश में 25 से 35% बच्चे हैं जो एक दूसरे को तंग करते हैं, और अपने स्कूल में सिर्फ 17%, तो दुगने से भी कम अपने यहाँ है। तो उसकी क्रेडिट आप स्कूल को दे सकते हैं, मुझे दे सकते हैं, टीचर्स को दे सकते हैं, यहाँ के पूरे सिस्टम को दे सकते हैं कि हमने बच्चों को इस तरह से रखा है कि उनके अंदर डिसिप्लिन है, उनके अंदर इंसानियत औरों से ज़्यादा है, एक दूसरे को समझने की क्षमता ज़्यादा है, इसलिए एक दूसरे को तकलीफ नहीं देते। ये इसमें आपका भी रोल है कि आप भी घर पर हो सकता है इस तरह से उनको रखते हैं कि दूसरे बच्चे को तकलीफ मत दो, दूसरों को परेशान मत करो। तो इसमें हमारा रिजल्ट पूरे भारत से भी बहुत अच्छा है, पूरे वर्ल्ड से भी बहुत अच्छा है, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। अब बात आती है फैमिली प्रेशर की, बच्चों के ऊपर पढ़ाई की। अपने स्कूल का मैंने बताया 27% बच्चे फैमिली का प्रेशर महसूस करते हैं। पूरी दुनिया में ये जो वेस्टर्न कंट्री है वहाँ पर बहुत कम है, सिर्फ 10 से 15% बच्चे ही पढ़ाई का प्रेशर है उनके ऊपर माँ बाप का, नहीं तो नहीं है। और एशिया में खास करके जहाँ अपना देश आता है, यहाँ पर तो भयानक है, 30 से 40% बच्चे माँ बाप के प्रेशर में रहते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग एशिया में हैं तो हमारा यहाँ भी ज़्यादा है, दुनिया की हिसाब से यहाँ पर भी पेरेंट्स का रोल बढ़ जाता है। फिर मैंने कहा कि अभी हमारे यहाँ पेरेंट्स खुद ही उतने समझदार नहीं हैं पढ़ाई को लेकर कि बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। पारंपरिक जैसे उनके दादा ने उनके साथ किया, उनके पिता ने उनके साथ किया, वो भी अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, इसलिए बच्चे प्रेशर में हैं। दुनिया में वो कम है इसलिए कि वो लोग इन सब चीज़ों को अब थोड़ा पहले से सीख गए हैं। आखिरी पॉइंट था छठवां कि हम कितने बच्चे हैं जिनको अपनी हमेशा चिंता लगी रहती कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरा नंबर कैसा है। तो अपने स्कूल में 41% बच्चे हैं जिनको हमेशा अपनी सेल्फ बहुत सारी चिंता लगी रहती है, उसमें पढ़ाई भी है, सुंदरता भी है, कपड़े भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ जब इंटरनेशनल लेवल पे हम देखते हैं तो 40-50% है। इसका मतलब दुनिया के और बच्चों से हमारे बच्चे ठीक हैं हमारे स्कूल के इस मामले में कि उनको बहुत ज़्यादा सेल्फ की बात नहीं है। ये सेल्फ का भी 41% है, इसमें भी लड़कियों का ज़्यादा, चूँकि लड़के लड़कियों का हमने अलग नहीं किया है, लड़कियों का ज़्यादा निकलेगा। लड़कियों ज़्यादा इस समय जागरूक हैं, उनको ज़्यादा चिंता रहती है अपनी हर चीज़ की, लड़कों को उतना नहीं रहती। और ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे 40-50 मैंने कहा, और देश में 45% है कि जो पूरे देश में जो बच्चे हैं उसमें 45%। इसमें भी अपने स्कूल का जो रिज़ल्ट है बच्चों का अच्छा हम कह सकते हैं, बेहतर है कि अपने को लेकर व्यक्तिगत इसको मैं कैसा दिख रहा हूँ, ईगो को लेकर और बच्चों से हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। उसमें भी स्कूल को आप क्रेडिट दे सकते हैं, टीचर्स को दे सकते हैं, मैनेजमेंट को दे सकते हैं, आप अपने आप स्वयं को भी दे सकते हैं कि इसमें और जगह से हम ठीक हैं। अब ये तो रही प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। अब उसके सॉल्यूशंस मैं आपको बता रहा हूँ जो एक दिन में नहीं होगा, मैं खाली बता रहा हूँ सॉल्यूशन क्या है। इसको करना आपको, जो 10वीं में जिनके बच्चे हैं 1 साल आपको मौका मिलेगा स्कूल के थ्रू, घर पर आप जीवन भर करिए। जो 9th में उनको 2 साल का मौका मिलेगा मेरे गाइडेंस में करने का। जो 8th में पेरेंट्स मेरी इस वीडियो को सुनेंगे उनको 3 साल का मौका मिलेगा। तो वो लोग चाहें तो अपने बच्चों को बहुत बेहतर कर सकते हैं 10वीं जाने तक। तो इसमें हमें क्या है